हमारा वन डायमेंशनल पोटेंशियल बैरियर चल रहा था और इसमें हमने तीनों रीजन के लिए, ये फर्स्ट रीजन, ये सेकंड रीजन और थर्ड रीजन, तीनों के लिए श्रोडिंगर इक्वेशंस फॉर्म कर ली थी। ये इन श्रोडिंगर इक्वेशंस के सॉल्यूशंस लिख लिए थे, ये तीनों। क्योंकि थर्ड रीजन में रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा था, कहीं से भी बाउंड्री नहीं थी, इसलिए थर्ड का ये वाला पार्ट नेगेटिव एक्सिस का गायब हो गया था और psi3 ये मान लिया था। इसके बाद हमने बाउंड्री कंडीशंस लगा दी थी, psi1 इक्वल टू psi2 एट x इक्वल टू 0, psi2 इक्वल टू psi3 एट x इक्वल टू a, और इनका डिफ्रेंशिएशन भी x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू a पे बराबर होगा। इन बाउंड्री कंडीशंस को लगा के कोफिशिएंट्स जो माने थे हमने a1 b1 a2 b2 a3 b3, इनमें रिलेशंस आ गए थे। ये जो रिलेशंस आए थे ये फाइनली हमने रिलेशन लिख लिए थे आपके, और इनसे रिलेशन a1 का a3 के टर्म्स में, b1 का b3 के टर्म्स में निकाल लिया था, और उससे हमने a3 डिवाइडेड बाई a1 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली थी। तो हमने दो रिलेशन फाइंड आउट कर लिए थे, एक तो a3 डिवाइडेड बाई a1 और एक b1 डिवाइडेड बाई a1। इक्वेशन नंबर 25 एंड इक्वेशन नंबर 26। तो अब इसके आगे बढ़ते हैं केस 1 पे। व्हेन E इज ग्रेटर देन V0, तो E ग्रेटर देन V0, तो ये जो क्वांटिटी है पॉजिटिव हो जाएगी और P2 रियल हो जाएगा। P1 तो रियल होगा इस केस में, तो P1 और P2 दोनों रियल हो जाएंगे, दोनों रियल हैं। अब A3 बाई A1 की वैल्यू देखते हैं इक्वेशन नंबर 25 में। A3 बाई A1 की ये वाली वैल्यू थी 25 में। इसमें थोड़ी सी मैनिपुलेशन कर लीजिए, और क्या कर लेंगे आप, इसे 2 से डिवाइड कर दीजिए, इस पूरी इक्वेशन को, इस पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दिया हमने, और तो यहाँ आ गया आपका IP1 स्क्वायर साइन P2 प्लस ट्वाइस P1 P2, ये आ गया। इसके बाद इसका हमने वो ले लिया, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ले लिया। जब कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लेंगे इसका, तो जहाँ पे आई है वह माइनस आई हो जाएगा, यहाँ पे आई था, यहाँ पे माइनस आई हो जाएगा, यहाँ पे माइनस आई था तो यहाँ पे प्लस आई हो जाएगा, ये देखो इस तरह से। तो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ले लिया। और आपको पता है ट्रांसमिशन कोफिशिएंट जो होता है, ये पहले भी हम 2 प्रॉब्लम्स में करवा चुके हैं आपको। ट्रांसमिशन कोफिशिएंट जो होता है वो ट्रांसमिटेड फ्लक्स डिवाइडेड बाय इंसिडेंट फ्लक्स, और पोटेंशियल बैरियर ऐसा था आपका, ये फर्स्ट रीजन था, ये सेकंड रीजन था, और ये थर्ड रीजन था। तो फर्स्ट रीजन में वेव आ रही थी ऐसे, इसका कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो रहा था, कुछ पार्ट ट्रांसमिट हो रहा था, इस बाउंड्री से फिर कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो रहा था और कुछ पार्ट ट्रांसमिट हो रहा था। तो ये वाला जो पार्ट था ये A1 था फर्स्ट रीजन में, ये पार्ट B1 था, ये A2 था, और ये वाला पार्ट क्या था, B2 था, और ये वाला पार्ट क्या था जो जा रहा था, A3 था। तो अगर हम ट्रांसमिशन कोफिशिएंट की बात करें, तो ट्रांसमिशन कोफिशिएंट ये ट्रांसमिटेड पार्ट A3 और इंसिडेंट पार्ट A1, तो ट्रांसमिटेड पार्ट डिवाइडेड बाय इंसिडेंट पार्ट, ये ट्रांसमिशन कोफिशिएंट हो जाएगा। ऐसे रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट क्या होगा, रिफ्लेक्टेड पार्ट क्या है B1 और इंसिडेंट पार्ट क्या है A1, तो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट क्या आ जाएगा, B1 डिवाइडेड बाई A1 की टर्म में आएगा। ट्रांसमिशन किसकी टर्म में आ रहा है, A3 डिवाइडेड बाई A1, ट्रांसमिटेड पार्ट डिवाइडेड बाई इंसिडेंट पार्ट। तो और कैसे आएगा, ट्रांसमिशन मोड ऑफ A3 स्क्वायर डिवाइडेड बाई मोड ऑफ A1 स्क्वायर। A3 को मल्टीप्लाई करेंगे उसकी वेटेज से, तो यहाँ पे जो था ये था पोटेंशियल बैरियर। यहाँ पे जब इसका वेव फंक्शन का सॉल्यूशन लिख रहा था तो P1 आ रहा था, यहाँ पे भी जब वेव फंक्शन का सॉल्यूशन लिख रहा था P2 आ रहा था, यहाँ पे भी जब वेव फंक्शन का सॉल्यूशन लिख रहा था P1 आ रहा था उसमें।
तो इसका वेटेज जो होगा थर्ड रीजन का, ये P1/m होगा। P होता है एम वी डिवाइडेड बाई एम, यानी V, और पर सेकंड लेंगे तो लेंथ, तो एक तरह से लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है dx या x को, तो वेटेज हो गया। और फर्स्ट पार्ट में भी P1 है, तो फर्स्ट पार्ट का वेटेज भी P1/m आएगा। तो ऊपर वाला मल्टीप्लाइड न्यूमरेटर मल्टीप्लाइड बाई P1/m एंड डेनोमीटर मल्टीप्लाइड बाई P1/m। तो P1/m कट जाएंगे, केवल क्या बचेगा, मोड ऑफ A3 स्क्वायर डिवाइड बाई मोड ऑफ A1 स्क्वायर। और मोड ऑफ A3 स्क्वायर क्या होता है, यानी ये दोनों कट जाएंगे आपस में। मोड ऑफ A3 स्क्वायर होता है A3 इंटू A3 स्टार, और मोड ऑफ A1 स्क्वायर क्या होता है A1 इंटू A1 स्टार, यानी कि ये। तो जो A3/A1 की वैल्यू निकाली आपने ऊपर, ये रही A3/A1 की वैल्यू, ये यहाँ रख दो, और A3 स्टार बाई A1 की स्टार की वैल्यू यहाँ रख दो। जब यहाँ रख देंगे आप, तो आपको दिख रहा है ऊपर का तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऊपर का देखो ट्वाइस P1/P2 ट्वाइस P1/P2 से मल्टीप्लाई होगा, तो आ जाएगा 4P1 स्क्वायर P2 स्क्वायर। ये e⁻ माइनस में, ये e⁻ प्लस में, तो e⁻ माइनस और प्लस e⁻0 हो जाएगा, यानी 1 हो जाएगा। तो ऊपर का सही आ गया। नीचे क्या है, नीचे दिस प्लस दिस माइनस दिस, यानी एक तरह से क्या फॉर्म हो गई, C प्लस D C माइनस डी। तो C प्लस डी इंटू C माइनस डी LCM मल्टीप्लाई जब करेंगे, सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर रहे हैं नीचे का, तो क्या आ जाएगा C स्क्वायर माइनस D स्क्वायर। तो ये आ गया नीचे C स्क्वायर माइनस D स्क्वायर। और यहाँ जो cos स्क्वायर थीटा है, ये राइट साइड में cos स्क्वायर थीटा, इसे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दो। 1 माइनस अब साइन स्क्वायर थीटा लिख देंगे इसकी जगह पे, और ये कॉमन ले लेंगे, साइन स्क्वायर P2a/h कॉमन ले लेंगे, तो ये आ जाएगा। क्या करना है, इस cos स्क्वायर थीटा को क्या लिखना है, 1 माइनस साइन स्क्वायर P2a डिवाइडेड बाई h, ये लिखना है इसके स्थान पर, तो ये आ जाएगा। ये ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट आ गया। और आपको पता है कि क्वेश्चन नंबर 26 है, ऊपर 26 इक्वेशन लिखी थी, उससे B1/A1 की वैल्यू ये थी, B1/A1। तो B1/A1 को भी सॉल्व कर लो थोड़ा सा। ये जो I है इसे यहाँ लिया है, 2 से डिवाइड कर दिया पूरी इक्वेशन को, -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो पूरी इक्वेशन को क्या कर दिया, 2 से तो डिवाइड कर दिया और -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो B1/A1 की वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी। अब इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ले लीजिए। यहाँ P1 और P2 दोनों रियल हैं, ध्यान रखिएगा। हम कौन सा केस ले रहे थे, ये वाला, E ग्रेटर देन V0। P1 और P2 दोनों रियल हैं, इसलिए जब भी कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ले रहे हैं हम, तो इनमें स्टार नहीं लगा रहे। तो आपका B1/A1 आ गया ये, और इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट आ जाएगा ये। जहाँ जहाँ पे I है वहाँ पे -1 ले लो। रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट क्या होता है, रिफ्लेक्टेड पार्ट डिवाइडेड बाई इंसिडेंट पार्ट। ये रहा, ये मैंने आपको बताया था अभी, पोटेंशियल बैरियर था, तो ये A1 था इंसिडेंट पार्ट, और ये था रिफ्लेक्टेड पार्ट B1। तो एक तरह से B1/A1 ये वाला पार्ट हो जाएगा रिफ्लेक्टेड, यानी मोड ऑफ B1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई मोड ऑफ A1 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई देयर वेटेजेस। तो फर्स्ट रीजन में P1 है वेव फंक्शन में, तो A1 के साथ भी P1/m आएगा और B1 के साथ भी P1/m आएगा। अगर फर्स्ट और सेकंड रीजन का रेशियो होता, तो सेकंड में P2 था, तब आता आपका फर्स्ट रीजन वाले में P1/m आता, सेकंड रीजन में अगर कुछ कोफिशिएंट लेते तो उसके साथ P2/m आता। लेकिन हमारा क्या है, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट है, फर्स्ट रीजन में रिफ्लेक्ट हो रहा है, फर्स्ट रीजन में इंसिडेंट है, तो इससे दोनों के साथ P1/m आएगा। तो मोड ऑफ B1 स्क्वायर ये है
इंटू पी वन बाई एम, मॉड ऑफ ए वन स्क्वायर ये है इंटू पी वन बाई एम। पी वन बाई एम से पी वन बाई एम कट जाएगा, तो आपका बी वन बाई ए वन मल्टीप्लाइड बाई बी वन स्टार बाई ए वन स्टार। तो बी वन बाई ए वन ये है और बी वन स्टार बाई ए वन स्टार ये, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा और नीचे का मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। बहुत सिंपल सी टर्म है। अगेन कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दो तो ये आ जाएगा। तो ये आगे रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन कोफिशिएंट्स किस केस में, व्हेन ई वाज लेस देन वी नॉट, वो ई वाज ग्रेटर देन वी नॉट। पहला केस था ई वाज ग्रेटर देन वी नॉट, ये देखो ये लिखा है। जब ई वी नॉट से ज़्यादा था यानी पी वन और पी टू दोनों रियल थे, पी वन पी टू दोनों रियल थे, तो आपके रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट आ गया और ट्रांसमिशन कोफिशिएंट आ गया। तो ये आपका ट्रांसमिशन कोफिशिएंट आ गया और ये आपका रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट आ गया। अब सेकंड केस लेते हैं, व्हेन ई इज लेस देन वी नॉट। जब ई लेस देन वी नॉट है, ई की कोई भी वैल्यू है, ये तो रियल होगा ही क्योंकि ये पॉजिटिव है। लेकिन जो पी टू है, ई इज लेस देन वी नॉट, तो ये नेगेटिव क्वांटिटी हो जाएगी और स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी इमेजिनरी होता है। और आपको पहले भी हम करवा चुके हैं, पी टू जो हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ट्वाइस एम ई माइनस वी नॉट है, -1 कॉमन ले लो, स्क्वायर रूट में माइनस ट्वाइस एम वी नॉट माइनस ई। अब देखो ई लेस देन वी नॉट है तो वी नॉट ई से ज़्यादा है, ये पॉजिटिव हो गया, ये भी पॉजिटिव है, तो स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आ गया। इसका अंदर पी टू क्या हो गया, पी टू की वैल्यू हो गई आई, स्क्वायर रूट के अंदर -1 माने आई स्क्वायर, तो बाहर आके आई हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2m वी नॉट माइनस ई, ये पी टू हो जाएगा इमेजिनरी। और पी टू स्टार क्या हो जाएगा, पी टू स्टार रह जाएगा, यहाँ पे माइनस लगा दो, यानी माइनस ये माइनस आई स्क्वायर रूट ऑफ ट्वाइस एम वी नॉट माइनस ई, ये पी टू स्टार हो जाएगा, यानी कि माइनस पी टू। पी टू स्टार माइनस पी टू के बराबर हो जाएगा। तो पी टू स्टार का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये पी टू स्क्वायर के बराबर हो जाएगा क्योंकि माइनस का स्क्वायर +1 नहीं होता है। तो एक तो पी टू स्टार माइनस पी टू के बराबर हो गया, एक पी टू स्टार का स्क्वायर पी टू स्क्वायर के बराबर हो गया, ये हम आगे यूज़ करेंगे। तो केस टू व्हेन ई इज लेस देन वी नॉट पी वन रियल होगा और पी टू इमेजिनरी होगा। तो अब अगेन आते हैं, ए थ्री बाई ए वन की वो वैल्यू थी क्वेश्चन 25 में, ए थ्री बाई ए वन की ये वैल्यू थी, पी टू क्या है इमेजिनरी, पी टू क्या है इमेजिनरी, तो आई पी टू क्या हो जाएगा रियल, आई पी टू क्या हो जाएगा रियल। जब आई पी टू रियल हो जाएगा तो जैसे वहाँ पे ऊपर देखते हैं इक्वेशन वापस आता है आपको दिखाने के लिए। ये था ए थ्री बाई ए वन, ये ए थ्री बाई ए वन, ये तो ठीक हो गया। जब इसका स्टार लेंगे तो यह पी टू स्टार आ जाएगा, ठीक है ना, इस तरह से। तो अभी हम स्टार नहीं ले रहे, तो यहाँ पे देखो क्या है, पी टू इमेजिनरी है, ये पी टू स्टार पी टू इमेजिनरी है, और जब पी टू इमेजिनरी है तो आई पी टू क्या हो जाएगा रियल, क्योंकि पी टू इमेजिनरी है। यहाँ पे आई पी टू रियल हो जाएगा, यहाँ पे आई पी टू रियल हो जाएगा, यहाँ आई पी टू रियल हो जाएगा। तो इनका एक्सपेंशन ई टू द पावर रियल माइनस ई टू द पावर रियल डिवाइडेड बाई 2, ई टू द पावर रियल प्लस ई टू द पावर रियल डिवाइडेड बाई 2, ये हाइपरबोलिक फंक्शंस होते हैं। तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो कॉस हाइपरबोलिक आएगा और साइन हाइपरबोलिक आएगा। इसलिए ए थ्री बाई ए वन को जब पी टू हमारा क्या है इमेजिनरी है, तो हम ये लिख रहे हैं नीचे केस टू में, ए थ्री बाई ए वन दिस डिवाइडेड बाई साइन हाइपरबोलिक और कॉस हाइपरबोलिक।
वो जो मैंने ई के एक्सप्रेशन दिखाए थे, एक की जगह साइन हाइपरबोलिक आंसर आ गया, एक की जगह कॉस हाइपरबोलिक आ गया। ठीक है, आ गया। इसमें से, इस पूरे में से नीचे से डेनोमिनेटर से कॉस हाइपरबोलिक कॉमन ले लो, ये बाहर ले लिया तो यहाँ पे आ जाएगा साइन ऑब्लिक कॉस यानी टेन हाइपरबोलिक, और यहाँ से कॉस हाइपरबोलिक कॉमन आ गया तो केवल 2 P1 P2 रह जाएगा। अब ये जो कॉस हाइपरबोलिक है इसे ऊपर ले जाओ तो सेक हो जाएगा यहाँ पे आके, 1/cos इज सेक, तो ये हो गया 2 P1 P2 सेक हाइपरबोलिक इंटू दिस ऊपर का, और नीचे रह गया ये अगेन थोड़ा सा कर लिया है, माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर प्लस था, यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, तो वही माइनस साइन से मल्टीप्लाई करके लिख दिया। ये किस चीज़ की वैल्यू आई है? ये वैल्यू आई A3/A1 की। अभी जो मैंने ऊपर कराया था आपको, जब P2 ये है तो P2 की वैल्यू आ जाएगी, P2 स्टार की वैल्यू माइनस P2 आ जाएगी, P2 स्टार स्क्वायर की वैल्यू P2 स्क्वायर आ जाएगी। ये A3/A1 की वैल्यू थी ऊपर, A3/A1 की है, A3/A1। अब इसका स्टार ले लो, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ले लो, यानी हम ले लें A3 स्टार बाई A1 स्टार मान लेना है। तो यहाँ पे एक तो P2 स्टार आ जाएगा, यहाँ पे भी P2 स्टार आ जाएगा, आई के स्थान पर माइनस आई आ जाएगा, यहाँ P2 स्टार स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ आई के स्थान पर माइनस आई जाएगा, यहाँ पे P2 स्टार आ जाएगा, यहाँ P2 स्टार आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा। तो A3/A1 का जब हम स्टार लेंगे, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लेंगे, तो देखो ये आ गया, यहाँ पे P2 स्टार आ गया, यहाँ पे माइनस लग गया, यहाँ P2 स्टार स्क्वायर आ गया, यहाँ पे माइनस आ गया, और P2 के स्थान पे P2 स्टार आ गया, P2 के स्थान पे P2 स्टार आ गया, ये सब लिख दिया। अगेन टेन का टेन माइनस थीटा इज माइनस टेन थीटा होता है, तो ये वाला माइनस साइन, ये वाला माइनस साइन बाहर आ जाएगा, यहाँ लगा दो, और फिर -1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे भी प्लस हो जाएगा, यहाँ पे भी प्लस हो जाएगा, यहाँ पे भी प्लस हो जाएगा, तो ये आ गया नीचे वाला। तो A3 स्टार बाई A1 स्टार आ गया, और A3 स्टार बाई A1 स्टार की वैल्यू आ गई, और A3/A1 की वैल्यू ये थी, और इसके स्टार की वैल्यू ये है। आपको ट्रांसमिशन कोफिशिएंट निकालना है जैसा अभी निकाला था, A3 इंटू A3 स्टार डिवाइड बाई A1 इंटू A1 स्टार, ऐसे मल्टीप्लाइड बाई P1/M इस तरह से। तो ट्रांसमिशन कोफिशिएंट मैग्नीट्यूड ऑफ ट्रांसमिटेड करंट डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ इंसिडेंट करंट, ये फॉर्मूला लगा दिया जो पहले लगाया था, यानी कि ये, और दोनों की वैल्यू मल्टीप्लाई कर दी जो निकाली है। जब दोनों की वैल्यू मल्टीप्लाई करोगे तो सीधा सीधा न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई हो जाएगा, डेनोमिनेटर से डेनोमिनेटर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और नीचे A² माइनस B² की फॉर्म आ जाएगी। ये आ गया। आपको पता है IP2 और P2 स्क्वायर रियल है, ये P2 स्क्वायर रियल है, IP2 रियल है, P2 स्क्वायर रियल है, P2 स्क्वायर रियल है, IP2 रियल है, सब चीज़ रियल है। इसका मतलब जो ट्रांसमिशन कोफिशिएंट है ये पूरा का पूरा रियल होगा। ये हम क्यों बता रहे हैं रियल होगा? क्योंकि ऐसे था, ये था पोटेंशियल बैरियर, और इसकी हाइट कितनी थी V0, तो हमें लग रहा है कि कोई पार्टिकल जिसकी एनर्जी E <V0 है वो तो इसे क्रॉस ही नहीं कर पाएगा, यानी कि उसका पेनिट्रेशन यानी कि ट्रांसमिशन जीरो होगा। लेकिन क्वांटम मैकेनिकली उसका ट्रांसमिशन जीरो नहीं आ रहा, उसकी वैल्यू छोटी तो आ सकती है, लेकिन क्या आ रही है, रियल आ रही है, इमेजिनरी नहीं आ रही। इसका मतलब इवन व्हेन E इज <V0 देयर शुड बी प्रोबेबिलिटी ऑफ क्रॉसिंग द बैरियर। तो जब E <V0 होगा तब भी व्हेन कोई पार्टिकल यहाँ से आ रहा है, कोई पार्टिकल यहाँ से आ रहा है, और इसकी एनर्जी इस पोटेंशियल बैरियर की हाइट से कम है, तब भी देयर में भी सर्टेन प्रोबेबिलिटी के ट्रांसमिट कर जाए थोड़ा सा पार्ट।
और दिस ट्रांसमिशन इज ड्यू टू द वेव नेचर एसोसिएटेड बाई विद द पार्टिकल। तो ट्रांसमिशन रियल आ रहा है, रिफ्लेक्टेंस जैसे पहले निकाला था रिफ्लेक्टेंस ये, तो वैसे ही सेम सेम निकाल लीजिए, ये आ जाएगा। ये ट्रांसमिटेंस था, ये रिफ्लेक्टेंस था। इन दोनों को जोड़ दीजिए, जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपकी वैल्यू 1 आ जाएगी, देख लीजिएगा इन ऐड करके। इनका न्यूमरेटर क्या है, ये है और डेनोमीटर ये है, ये सेम है। तो जब आप इन्हें ऐड करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो आपका ट्रांसमिशन कोफिशिएंट क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। आर प्लस टी क्या हो जाएगा, 1। दोनों का सम, ट्रांसमिशन और रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट का सम 1 हो जाएगा, यानी रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट 1 माइनस टी हो जाएगा। ये जो बैरियर पेनिट्रेट किया है ना, इवन व्हेन ई इज लेस देन वी जी नॉट, ई लेस देन वी नॉट में भी जो पेनिट्रेशन हो रहा है बैरियर का के पार्टिकल के साथ, ये वेव नेचर का आ रहा है, प्योरली वेव नेचर। तो पार्टिकल के साथ जो वेव शेप पेनिट्रेट कर रही है, उसकी इंटेंसिटी कम होती जाएगी ऐसे करके, लेकिन जब या और कम इंटेंसिटी से निकल जाएगी। बैरियर जितना चौड़ा होगा, थिक होगा, उतनी इंटेंसिटी ज़्यादा कम होगी, उतना ही वो एब्जॉर्व होता जाएगा उसमें ना, नेचर इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, एब्जॉर्व होती जाएगी। तो यही लिखा है कि द इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड वेव डिक्रीजेज एक्सपोनेंशियली विद इन द बैरियर। ये मैंने दिखा रहा कि ये इंसिडेंट वेव थी, इंसिडेंट प्लस रिफ्लेक्टेड था, ये ट्रांसमिटेड वेव है। इसकी विड्थ कितनी थी, ए, पोटेंशियल बैरियर की विड्थ थी ए। अगर बैरियर बहुत ज़्यादा थिक हो, थिक माने ए की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो, जब ए की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी तो आई पी टू ए की वैल्यू एच क्रॉस से बहुत ज़्यादा होगी, यानी एच क्रॉस बहुत नेग्लिजिबल होगा इनके कंपेरिजन में। तो आई पी टू ए बाई एच जो होगा वो इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा, यानी उसकी वैल्यू क्या होगी, आई पी टू ए डिवाइडेड बाई एच क्रॉस, वेरी लार्ज, ये इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगी। जब ये वैल्यू बहुत लार्ज होगी तो टेन हाइपरबोलिक क्या 1 की तरफ टेंड करेगा, टेन हाइपरबोलिक थीटा की वैल्यू क्या होगी, 1। थीटा की वैल्यू जब क्या होती है, वेरी लार्ज होते हैं, तो टेन थीटा की वैल्यू क्या 1 की तरफ जाती है, 1 जाएगी। तो व्हेन आई पी टू ए बाई एच क्रॉस हैज़ ए वेरी लार्ज वैल्यू, देन टेन हाइपरबोलिक आई पी टू ए बाई एच विल टेंड टू 1, और सेक हाइपरबोलिक आई पी टू ए बाई एच देन टेंस टू 2 ई टू पावर ए। जो सेक का ई की पावर में रिलेशन होता है ना सेक हाइपरबोलिक का, उससे आएगा ये। तो जब आई पी टू ए बाई एच की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी, इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रही है, तो ये सेक थीटा तो ये हो जाएगा, और कॉस टेन थीटा क्या हो जाएगा, 1 की तरफ होगा। तो जब टेन और सेक की वैल्यू ये आ जाएंगी, तो जो ट्रांसमिशन कोफिशिएंट था, कहाँ था ट्रांसमिशन कोफिशिएंट, ये लिखा था, ये लिखा था, सेक की वैल्यू क्या आ रही है, ई टू पावर में आ रही है, और टेन की वैल्यू 1, तो वही हमने नीचे रख दी। देखो यहाँ 1 आ जाएगा, तो पी वन स्क्वायर प्लस पी टू स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 4 पी वन स्क्वायर पी टू स्क्वायर आ जाएगा। तो इसे जब खोलेंगे तो आ जाएगा पी वन स्क्वायर प्लस पी टू स्क्वायर प्लस ट्वाइस पी वन स्क्वायर पी टू स्क्वायर माइनस 4 पी वन स्क्वायर पी टू स्क्वायर, तो -2 हो जाएगा रिजल्टेंट। तो नीचे आ जाएगा पी वन स्क्वायर माइनस पी टू स्क्वायर होल स्क्वायर, तो वही नीचे लिखा होगा। देखो ट्रांसमिशन कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, ये आ गया दिस, कब, व्हेन 10 टेंड इनटू 1 और sec टेंड इनटू दिस। ये आ गया ट्रांसमिशन कोफिशिएंट। और रिफ्लेक्टेंस कोफिशिएंट क्या आ जाएगा उस केस में, रिफ्लेक्टेंस कोफिशिएंट ये था 10 टेंड इनटू 1, ये 1, 10 टेंड इनटू 1, तो रिफ्लेक्टेंस कोफिशिएंट क्या आ गया, ये 1 की तरफ टेंड होगा। तो जब बहुत ज़्यादा थिक बैरियर है तो ट्रांसमिटेंस क्या हो जाएगा, जीरो की तरफ टेंड होगा। उसकी वैल्यू छोटी तो होगी, वो तो बहुत ख़त्म होता जाएगा, और रिफ्लेक्टेंस क्या होगा, बढ़ता जाएगा।
तो जो ट्रांसमिशन कोफिशिएंट आपका आया है ये लास्ट में, ये जो ट्रांसमिशन कोफिशिएंट आया है इसमें P1 P2 की वैल्यू रख दें। आपको पता था P1 क्या था, स्क्वायर रूट ऑफ ट्वाइस एम ई, और P2 क्या था, स्क्वायर रूट ऑफ ट्वाइस एम ई माइनस वी जो वी नोट, ये P2 था। ये वाली वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे। तो जब ये वाली वैल्यू रखेंगे ट्रांसमिशन कोफिशिएंट में, ट्रांसमिशन कोफिशिएंट आ जाएगा। यानी कि ये तो ट्रांसमिशन कोफिशिएंट का क्या है, एक्सप्रेशन है। और किसके लिए, जब बैरियर बहुत ज़्यादा लार्ज हो, क्योंकि ये एक्सप्रेशन जो आया है ये हमारे किस केस में आया है, व्हेन IP2A इज़ वेरी मच ग्रेटर देन H क्रॉस, तभी तो आया था tan हाइपरबोलिक IP2A बाई H क्रॉस टेंस टू 1। तो ट्रांसमिशन कोफिशिएंट का बहुत लार्ज बैरियर के लिए क्या आ गया, एक्सप्रेशन आ गया। और जो पार्टिकल बैरियर को पेनिट्रेट करता है इसे ही टनल इफेक्ट कहते हैं, कि एक तरह से पार्टिकल ने टनल बना के घुस गया है वो अंदर, तो बैरियर पेनिट्रेशन को क्या कहते हैं, टनल इफेक्ट कहते हैं। तो ये लेक्चर आपका यहीं ख़त्म होता है, इसके आगे का नेक्स्ट लेक्चर में करवाएंगे।